घने जंगल में पुराने पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे हुए थे। वो सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो सुनो पक्षियों, कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। पिछले साल भी इस समय बहुत तेज बारिश आई थी। आप सबको याद है ना पक्षियों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कबूतर भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था और हम सब पक्षी भूख से तड़प रहे थे। हाँ मिठू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस साल हम वो गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें गोरी कौवे और कालू कौवा भी सुन रहे थे। वो कौवे बहुत आलसी थे, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे पक्षियों, तुम सब तो बेकार की टेंशन ले रहे हो। पिछले साल जो हुआ था वो हो गया, इस साल कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बारिश आने में बहुत समय है। ये कबूतर तो ऐसे ही हमें डरा रहा है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बारिशों की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। तुम पक्षियों को जो करना है वो करो। चलो कालू, चले यहाँ से। ये बोलकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जाने दो इन्हें, ये ऐसे ही हैं। मगर हमें बारिश के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। कबूतर, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय रानो? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, क्यों ना हम सब पक्षी थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके उस गुफा में छुपा दें। वैसे भी उस गुफा में कोई भी नहीं रहता, और जब बारिश आएगी तो हम उस अनाज का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम कल से अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। सभी पक्षी बारी बारी खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, और ये सब दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी देख रहे होते हैं। कालू, ये सब पक्षी अनाज लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ गोरी, कुछ बात तो जरूर है, हमें पता लगाना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवे पक्षियों का पीछा करने लगते हैं। सभी पक्षी अनाज इकट्ठा कर गुफा में आ जाते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी पीछा करते करते गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो पक्षियों, हम सब ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि बारिशें आराम से कट जाएंगी। अरे वाह, हमने बहुत जल्दी ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस अनाज को जल्दी से छुपाना होगा, वरना कोई भी पक्षी आकर हमारा ये अनाज चुरा कर ले जाएगा। हाँ कबूतर, हम ये सारा अनाज बड़े पत्थर के पीछे छुपा देते हैं। वैसे भी इस गुफा में कोई भी नहीं आता जाता। मगर उनकी ये बातें छुपकर कालू कौवा और गोरी कौवी सुन रहे थे। कालू, देखो ये बात है, सभी पक्षी हमें छोड़कर बारिशों के लिए दाना इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ गोरी, हमें बताया तक नहीं, मगर कोई बात नहीं, इन्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है करने दो। हमें सब पता चल गया है। अब किसी समय भी हम ये अनाज चुराकर अपने घर ले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी अनाज छुपाकर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी बाहर आते हैं, और वो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतनी आसानी से हमें इतना सारा अनाज मिल गया। हाँ गोरी, वो भी बिना मेहनत किए। अब बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। हाँ कालू, अब उन्हें समझ आएगा कि हम कौवों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है। ऐसा बोलकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में बैठे हुए थे। देखा पक्षियों, बहुत अच्छा हुआ, हमने बारिश से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर लिया। भला अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाते। ठीक कहा रानो तुमने। अब ये बारिश भला कब रुकेगी कौन जानता है। लेकिन हाँ, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज है। अब कल सुबह हम दाना खाने जाएंगे और अपने अपने घर भी लेकर आएंगे। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। वो सब पक्षी बारिश में गुफा की ओर जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी का घर आता है। रानू चिड़िया पक्षियों से कहती है, रुको रुको पक्षियों, क्यों ना हम कौवों को भी साथ ले चलें, वो भी तो भूखे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत आलसी कौवे हैं, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं।
मिठू भैया जो भी हो वो हमारे जंगल के सदस्य हैं। ऐसे मौसम में हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। फिर उन सबको कौवों पर दया आ जाती है और वो कौवों को बुलाने लगते हैं। वो कौवे आराम से अपने घर में सो रहे थे। शोर सुनकर वो तुरंत बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी उनके घर के बाहर हैं। वो कौवे पक्षियों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, क्या बात हो गई? तुम सब पक्षी यहाँ क्या करने आए हो? फिर रानू चिड़िया कौवों को सारी बात बता देती है। तब जाकर कौवों की जान में जान आती है। फिर वो कौवे भी बाकी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अनाज गायब था। सभी पक्षी चिंता में डूब जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे सारे फल और अनाज कहाँ गया? हाँ तोते, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी पक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं कौवे अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। पक्षियों, तुम सब परेशान ना हो, मेरे पास 2 दिन का दाना पड़ा हुआ है। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ दाना लेकर आती है। पक्षियों, तुम सब चिंता न करो, जो भी हमारा अनाज और फल लेकर गया है वो ज्यादा दिन उसे नहीं रख पाएगा। वो उसके किसी काम नहीं आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? लेकिन दोस्तों, कल जब मैं फल इकट्ठा कर रही थी तो उनके साथ कुछ बेरीज भी आ गई थी और वो बेरीज 1 या 2 दिन में खराब हो जाएंगी और उनकी वजह से सभी फल भी खराब हो जाएंगे और वो फल उसके किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो सब पक्षी दाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कौवे जल्दी से अपने घर पहुँचते हैं। कालू, सारी बेरीज निकाल लो इससे पहले कि वो खराब हो जाएं। फिर वो दोनों पति पत्नी बेरीज निकाल कर खा जाते हैं। कोरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रानू ने बता दिया, वरना सारा अनाज और फल खराब हो जाते। हाँ कालू, अब सो जाते हैं। कल सुबह गुफा में जो पहुँचना है मुफ्त का दाना मिल जाता है। अगले दिन वो सब पक्षी फिर से गुफा में आते हैं। तभी रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। रानू चिड़िया की नजर जब कौवों पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी चोंच नीली हो चुकी थी, जो बेरीज खाने पर ही होती है। ये देखकर रानू चिड़िया सब समझ जाती है। अरे कौवों, ये तुम्हारी चोंच नीली कैसे हो गई? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज ये आपकी चोंच कैसे नीली हो गई? तो तुम ही हो वो चोर जिन्होंने हमारे फल चुराए हैं। क्या? रानो, मुझे क्या पता तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई फल का नहीं पता। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने फल चुराए हैं? सबूत यही है कि बेरीज खाने से ही ऐसी नीली चोंच होती है और बेरीज का रंग 2-3 दिन तक नहीं जाता। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला था कि बेरीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ताकि जो कोई भी उन बेरीज को छुए तो उसका रंग उसे लग जाए और वो चोर पकड़ा जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है तो अनाज और फल आपने अपने घर में छुपाया हुआ है। चलो पक्षियों, घर जाकर इनकी तलाशी लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा सुनकर वो कौवे डर जाते हैं और सारा सच बता देते हैं। मुझे माफ कर दो पक्षियों, रानो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो सारा अनाज और फल मैंने और कालू ने ही चुराया है। ये सब सुनकर पक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कौवे चुराया हुआ दाना वापस कर देते हैं। सभी पक्षी कौवों को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं और बाकी पक्षी रानू चिड़िया को धन्यवाद कर। जंगल में रात का समय था। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुकून से अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय आपके साथ यूं लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ क्या ऐसे ही लेटा करती थी? बच्चों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और फिर एक रात तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। हम जब भी कोई पुरानी बात करते हैं तो आप रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, बस गुजरा हुआ समय याद आ जाता है। गुड्डू मेरे बेटे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई दुख ना देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह हो जाती है और मामा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया,
मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर अभी उड़ी ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आ जाती है जो मामा चिड़िया पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होती है। झाड़ियों में बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था, मगर वो डर जाता है। वो कैसे ताकतवर चील का मुकाबला कर सकता था। वो जालिम चील मामा चिड़िया को मारकर अपने पंजों में पकड़कर ले जाती है। बच्चों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपकी मम्मा को वो जालिम चील खा गई है। वो बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है, बहुत जालिम है वो चील। वो मुझे खा लेती पर मेरी मम्मा को ना खाती। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन गुड्डू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद गुड्डू ही अपनी बहन का ख्याल रखने लगता है। गुड्डू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन गुड्डू शादी कर लेता है। ये कौन है गुड्डू? भूल गई आप? मैंने आपको बताया था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूँगी और आपके लिए दाना भी लाया करूँगी। नहीं नहीं, ये सब मेरा पति कर लेगा। टीना, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, आप इसे माँ का प्यार देना। क्या माँ? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। दूसरे दिन गुड्डू जब घर से बाहर जाता है तो गौरी कभी गुड्डू के घर आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। शुरू से ही उसे जूती के नोक पे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखा कर भेजा है। फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। अब उठ भी जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सफाई कर लो और बर्तन धो और फिर खाना बनाओ। मैं थोड़ी देर गौरी कवि के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब काम भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। गुड्डू की पत्नी ऐसा कहते हुए गौरी कवि के घर टीवी देखने चली जाती है। फिर गुड़िया घर के सारे काम करती है। वो सफाई करती है और खाना भी बनाती है। टीना मेरी सहेली, अब चली जाओ, गुड्डू आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले पहले सारे काम संभाल लो। हाँ गौरी सहेली, मैं जाकर देखती हूँ क्या किया है उसकी लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, तभी मुझसे टूट गया। इस बात पर गुड्डू की पत्नी गुड़िया को मारने लगती है। कान खोलकर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से किया करो और अगर तुमने अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? चलो चलो, अब वहाँ जाकर बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर गुड़िया की भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। लाए पति जी, ये मिठाई मुझे दें, मैं रख देती हूँ। ये मिठाई हम कल खाएंगे। गुड़िया ने अभी अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी। उसकी भाभी ने उसे बहुत डराया था, इसलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए, गुड़िया की भाभी का उस पे अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है मुझसे मिलने, जल्दी से जाओ और चाय बना कर लाओ। फिर गुड़िया रसोई में जाती है। ये कौन है सहेली? ये तो मेरी मुफ्त की नौकरानी है। इस बात पर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। गुड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। गुड़िया की भाभी वो चाय उठाकर गुड़िया पर फेंक देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा ले। जुबान काट दूंगी अगर बोली तो। चुप कर जाओ। गुड़िया सहम कर खड़ी हो जाती है। ऐसी चाय बनाकर खुद ही पी लिया करो, बेशरम, न जायका है न स्वाद। मैंने सोचा है कि अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं नहीं पति जी, अभी तो गुड़िया छोटी है, जब बड़ी होगी तो तब करेंगे उसकी शादी। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी? ठीक है टीना, मुझे पूरा विश्वास है आप गुड़िया का अच्छा ही सोचोगी।
अगले दिन हरियाली तोती गुड़िया के घर आती है। वो दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी ही बनकर रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना। जी भाभी। चल भाग, जाकर चाय के बर्तन धो। तो ये है असल हकीकत। गुड़िया की भाभी का व्यवहार इसके साथ अच्छा नहीं है। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गुड्डू बेटा, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम्हारी पत्नी गुड़िया को नौकरों से भी बुरा समझती है। मगर गुड़िया ने मुझसे क्यों छुपाया? वो डरी हुई है। वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है। दूसरे दिन गुड्डू घर से जाने का बोलकर घर के पास ही बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरिका भी उनके घर आती है। गुड़िया, जल्दी आओ, जल्दी आकर मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को कि अभी इसकी शादी नहीं करनी। हाँ सहेली, मुफ्त की नौकरानी कौन जाने देगा। फिर वो दोनों सहेलियाँ हंसने लगती हैं। गुड्डू ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डाइन को ब्याह कर लाया हूँ। फिर गुड्डू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखने लगता है। वो दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ढोल बज रहे थे, शनाइयाँ बज रही थी, क्योंकि आज मीनू चिड़िया की शादी थी। कुकू बेटे, मेरी बेटी बहुत भोली है, तुम इसका ख्याल रखना। मैंने इसे हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा है। अरे बहन, तुम्हारी बेटी क्या कूड़ा कचरा है, अब हमारे घर की बहू बन गई है। हम इसे थोड़ी ना घर से निकाल फेंकेंगे। कुक्कू चिड़े की माँ की ये बात सुनकर सभी पक्षी वहाँ चुप कर जाते हैं। अरे अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि सभी आप मुझे देख रहे हो। अब जल्दी जल्दी विदाई कर दो, हमें घर भी जाना है। फिर मीनू चिड़िया को डोली में बिठाकर विदा कर दिया जाता है। मीनू चिड़िया अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शुरू के 2-3 दिन तो कुकू की माँ मीनू चिड़िया के साथ अच्छा पेश आती है। फिर एक दिन गुस्से में आकर बोलती है, मीनू, अरे ओ मीनू, कहाँ मर गई है? लगता है अब बहरी भी हो गई है, जल्दी आ। माँ जी, क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे मीनू, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? मेरा तो जी ही खराब कर दिया। माँ जी, अगर आपको ये पकोड़े अच्छे नहीं लगे तो मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। ये कहते हुए मीनू चिड़िया रसोई में दोबारा जाती है। बहुत डर चुकी थी, डर के मारे उसके पंख भी कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी कढ़ाई में पकोड़े बनाती है। जल्दी में कढ़ाई का तेल मीनू चिड़िया के पैरों पर गिर जाता है। मीनू चिड़िया की चीख सुनकर उसकी सास रसोई में आती है। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना महंगा तेल था, सारा बर्बाद कर दिया है। माँ जी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, एकदम से कढ़ाई नीचे गिर गई और देखिए ना, मेरे पंख भी जल गए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें कमाना तो नहीं पड़ता ना, इसीलिए सारा तेल बर्बाद कर दिया है। अब जल्दी से ये सारा तेल साफ करो और मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। ऐसा कहते हुए मीनू की सास वहाँ से चली जाती है और वो एक बार भी मीनू चिड़िया के पंख को नहीं देखती। अब तो मीनू चिड़िया की सास बात बात पर लड़ाई करती थी और उसे बहुत मारती भी थी। इसी तरह से दिन बीतने लगे थे। एक दिन मीनू चिड़िया को काम करते करते चक्कर आ गए। हाँ, मैं मीनू चिड़िया की दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कुकू बेटा, कुछ नहीं हुआ मीनू चिड़िया को, बस काम ना करने के बहाने हैं ये सब। कुकू बेटा, तू क्यों अपना कीमती समय जाया करता है? मम्मा, पर मीनू चिड़िया को तो बहुत बुखार है और खांसी भी, उसे दवाई तो लेकर देनी होगी। ठीक है कुकू बेटे, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती हूँ, वो फीस भी थोड़ी ही लेती है। ऐसा बोलकर कुकू की माँ पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। फिर डॉक्टर मीनू चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन मीनू बहू बहुत कमजोर है, इसे आराम करने की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं बुलबुल, हमारे घर में काम ही क्या है, सिर्फ आराम ही आराम है।
ऐसे बोलकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनू की सास दरवाजा खोलती है। माँ जी, मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मीनू चिड़िया की माँ की आज मृत्यु हो गई है। आप उसे मेरे साथ भेज दें। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ। पर बेटा, मीनू चिड़िया तो घर पर नहीं है, वो तो अपने पति के साथ घूमने गई हुई है। देखिए माँ जी, मीनू के अलावा रानू चिड़िया का कोई नहीं है। आप उसे भेज दें। हम उसे बाद में क्या जवाब देंगे। आप उसे भेज दें। मुझे तो तुम कोई पागल पक्षी लगते हो। जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं उसे कैसे भेज दूँ? हवाई जहाज से आने में उसे 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अब भाग जाओ यहाँ से। चंदू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बड़ा आया ये, कुछ ही दिनों में मेरा पोता आने वाला है। मैं कैसे जाने देती उसे मरे घर में। अच्छा किया जो मैंने दरवाजा खोला। ऐसे मीनू की सास बहुत खुश होती है। दूसरी ओर मीनू चिड़िया की नजर खिड़की से कबूतर पर जाती है। वो भागी भागी उसके पास चली जाती है। कुकू चिड़ा और उसकी माँ भी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं। देख मीनू बहू, अगर तू वहाँ गई तो दोबारा यहाँ लौट कर न आना। हमारे लिए तू आज ही मर गई। माँ जी, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मैं तो जाऊंगी। चल कुकू बेटे, ऐसी मक्कार बहू से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना जो अपनी सास का कहा भी ना माने। ऐसे वो दोनों माँ बेटे घर चले जाते हैं और मीनू चिड़िया कबूतर के साथ अपनी माँ के पास आती है। मौसी, मेरी माँ को क्या हुआ था? बेटी, तुम्हारी माँ बहुत दिनों से बीमार थी। तुम्हें खबर भी पहुँचाई, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब न आया। जरूर वो खबर मेरी सास को मिली होगी, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत बुरी हैं। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी माँ से आखिरी बार भी मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मीनू चिड़िया अपने माँ के घर ही रहने लगती है। वहाँ कुछ समय बीत जाता है। वो एक अंडे को जन्म देती है और कुछ ही दिनों में बेटी चिड़िया बाहर आ जाती है। मीनू बेटी, तुम यहाँ कब तक रहोगी? अगर तुम यहाँ और रहोगी तो तुम्हें इस घर का किराया देना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी गोरी कवि मुझसे बहुत लड़ती है। कालू भैया, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको किराया दे दिया करूँगी। मेरी सास बहुत बुरी है। वो मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में नहीं रखेगी। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, मुझे किराया समय पे दे दिया करना। अब मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। मेरी बेटी भी तो भूखी है, मुझे इसका पेट भी तो भरना होगा। हाँ, मैं पकोड़े का काम करूँगी। अगर मैं अपना काम करूँगी तो मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकूँगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया पकोड़े का काम शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी के साथ ही पकोड़े बेचा करती। ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो। पकोड़े वाली चिड़िया, कैसे हैं पकोड़े? किस चीज के बनाए हुए हैं? तोते भाई, प्याज के पकोड़े हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप चख कर तो देखें। अच्छा चलो, 1 प्लेट प्याज के पकोड़ों की दे दो। फिर मीनू चिड़िया 1 प्लेट तोते को दे देती है। तोता पकोड़े खाकर वहाँ से चला जाता है। वो पकोड़ों की तारीफ किए बगैर ही चला जाता है। अरे ऐसे कैसे चल सकता है? तोते को तो मेरे पकोड़े अच्छे नहीं लगे। मम्मा, मैं क्या कहती हूँ, प्याज आलू के पकोड़े तो सभी बनाते हैं। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा कि सभी खुद चलकर यहाँ पर आएं। अपनी गुड़िया की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को बात समझ आ जाती है और वो सारी रात सोचती है कि वो किस चीज़ के पकोड़े बनाए। फिर उसे ख्याल आता है, मैं एक बार अपनी माँ के साथ बांस के जंगल में गई थी और माँ ने मुझे बांस के पकोड़े खिलाए थे। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना मैं भी पक्षियों को ऐसे पकोड़े ही बनाकर खिलाऊं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया बांस के जंगल में जाती है और ढेर सारे बांस तोड़कर ले आती है और बहुत सारे पकोड़े बना लेती है। आओ आओ पक्षियों, बांस के पकोड़े खाओ, एकदम हल्के और स्वादिष्ट। अरे बेटी, ये क्या बांस के पकोड़े? मुझे भी 1 प्लेट दो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं।
फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट पकोड़ों की देती है। बांस के पकोड़े खाकर बूढ़ी चिड़िया को बहुत मजा आ जाता है और वो बहुत शौक से खाती। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट। ये बांस के पकोड़े तो बहुत मजे के हैं। अब मैं रोज तुमसे ही खाया करूँगी। ऐसे ही वो बुढ़िया 2-3 प्लेट पकोड़ों की खा जाती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया की दुकान पर यश पड़ने लगता है। ऐसे मीनू चिड़िया बांस के पकोड़े बेचने लगी और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गई। अब उसका छोटा सा ठेला बड़ी दुकान में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी खुश रहने लगती हैं। गोरी कभी सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गोरी कभी सुनार से नकली हार लेकर घर आ जाती है। गोरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये बहुत सुंदर है। बन गए ना तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब चलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गोरी कभी सभी पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गोरी बहन, खाना बहुत अच्छा था। गोरी, ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने ये सोने का हार लिया था, ये दिखाना था तुम सबको। देखो देखो कैसा लग रहा है मेरा ये सोने का हार। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा हार तो जंगल में किसी पक्षी के पास नहीं है। होगा भी कैसे, ये हार पूरे 1 लाख में बना है। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कालू कौवे ने अपनी पत्नी को पूरा 1 लाख का हार लेकर दिया है। आप मुझे 1000 वाला ही ले दें। वो हराम की कमाई करते हैं, चोरियां करते हैं। वो लाख लाख के सोने के हार ले सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ऐसा हार लेकर दे सकूं। हरी तोती भी अपने पति से कहती है, मिठू जी, मुझे भी गोरी की तरह का एक हार लेकर दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वो हार नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरी शादी भी कौवे से हुई होती तो वो मुझे भी 1 लाख का सोने का हार लेकर देता। शर्म करो हरी तोती। क्या शर्म करूं? मुझे भी वो हार लेना है। फिर हरी तोती गुस्से में घर से निकल जाती है। हरी, मैंने अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी सोने का हार लेकर दे। हाँ, मैं भी आज इसी बात पर अपने पति से लड़कर आई हूँ। हरी, क्यों ना हम दोनों अपने अपने मैके चले जाएं और जब तक हमारे पति हमें गोरी जैसा हार नहीं लेकर देते, हम अपने मैके में ही रहेंगे। हाँ सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब मुझे गोरी जैसा हार लेकर दोगे तभी वापस आऊँगी। अब हार लेकर ही मेरे पास आना, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हरी तोती भी वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर मिट्ठू के पास जाता है। यार मिट्ठू, मेरी पत्नी भी नाराज होकर मायके चली गई है और तुम्हारी पत्नी भी। हाँ, मेरी पत्नी भी गोरी जैसा हार मांग रही है। हाँ, वो हार तो बहुत महंगा है, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हम कैसे वो हार ले सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर फिर से मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। मिट्ठू बताओ, कौन सा उपाय? हम दोनों अपना अपना घर बेच देते हैं और वो हार खरीद कर हम अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। हाँ मिट्ठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मिट्ठू और कबूतर एक पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर सुनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने के हार दे दे, ऐसे हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आ जाएं। ये लो हार, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएंगे। कबूतर वो हार लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और मिट्ठू अपनी को। देखो, मैं हार ले आया हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ। सच पति जी,
ये हार तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो। फिर कबूतर की पत्नी उसके साथ आ जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे लेने जरूर आएंगे और मेरे लिए हार भी लेकर आएंगे। ये हार तो बहुत सुंदर है मिट्ठू जी। फिर हरी तोती भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो मैंने तुम्हारे लिए हार लिया है। ये सुनकर वो अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें हार ले दिया, अब तो इसी घोंसले में गुजारा करना होगा। कबूतरी ने वो हार गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी ना थी क्योंकि वो तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रात हो जाती है। लूसी ठंड से कांप रही थी और उसका पति भी एक तरफ पत्तों में छुपकर खुद को ठंड से बचा रहा था। दूसरी ओर हरी तोती भी तिनकों के घोंसले में बैठी उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो दोनों बहुत पछता रही थीं। उन दोनों के पास सोने के हार तो थे, लेकिन सुकून नहीं था। दूसरे दिन गोरी कवि उनसे नदी पर मिलती है। अरे हरी तोती और लूसी, तुम दोनों ने भी सोने के हार ले लिए। ये असली ही है या मेरे हार की तरह नकली ही है? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखती रह जाती हैं।